हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने कर ली थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने लास्ट जो टॉपिक किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं और अब उनके बाद में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी केमिकल रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस हमको देखनी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम देखते हैं इसमें कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरी बनाई गई है। कैसे कैसे बनाई गई है जरा देखते हैं। देखो 4 कैटेगरीज कैसे बनाई है। ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है RCOOH, तो 4 कैटेगरीज जो बनाई गई, कैसे कैसे बनाई गई। फर्स्ट कैटेगरी कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक H की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक H की रिएक्शन। फर्स्ट कैटेगरी इसके लिए बनाई गई है। सेकंड कैटेगरी कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप की रिएक्शन, ठीक है। पहली है उनके एसिडिक H की रिएक्शन, सेकंड है क्या, OH ग्रुप की रिएक्शन। थर्ड कैटेगरी जो बनाई गई है वो बनाई गई है पूरे COH ग्रुप के लिए, है ना, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH ग्रुप। और फोर्थ कैटेगरी बनाई गई है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्या, एल्काइल ग्रुप। आ गया। इस तरह से 4 कैटेगरी में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई किया गया। क्या क्या हो गया, फर्स्ट कैटेगरी उनके एसिडिक H की जो केमिकल रिएक्शन है यानी कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एसिडिक H, सेकंड OH ग्रुप की रिएक्शन, थर्ड COH ग्रुप की रिएक्शन और फोर्थ एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से 4 कैटेगरी, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम लेके आ रहे हैं कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, फर्स्ट कैटेगरी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एसिडिक H ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एसिडिक H ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक H की केमिकल रिएक्शन, एसिडिक H ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक H की रिएक्शंस, ठीक है। ये देखना, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें ये देखना होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर के क्यों है ना। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या देखेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को समझना हमको कि वो एसिड नेचर के क्यों है ना, क्या है कॉज ऑफ एसिडिटी, कॉज ऑफ एसिड नेचर, है ना। तो ये हमको इसमें समझना होगा। एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, क्या समझेंगे, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, उनकी एसिडिक नेचर का रीजन हम समझेंगे, कॉज ऑफ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का रीजन हमको समझना है, ठीक है। कॉज ऑफ एसिड नेचर, तो एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसका रीजन समझना है, क्या रीजन है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड नेचर के इसको समझाने के लिए हम 3 फैक्टर्स इसमें काम में लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया जाएगा बाय 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। 3 फैक्टर्स है, क्या क्या है। फर्स्ट नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर माइनस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट बोल दो पहले में, इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट। 3 फैक्टर है, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, बनने वाले की स्टेबिलिटी। कैसे याद करते हैं, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, बनने वाले की स्टेबिलिटी, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, बनने वाले की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट, ठीक है। तो आई इफेक्ट के बेसिस पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं आई इफेक्ट के बेसिस पे कैसे एसिड नेचर को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये रहे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये CO ग्रुप है जिसको हम कीटो ग्रुप बोल सकते हैं, ये जो कार्बोनिल जो ग्रुप है इसका होता है माइनस आई इफेक्ट। इसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट। इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। तो ये क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन से CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल करेगा, ठीक है। जब ये यहां से पुल करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा।
OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी यहां से क्या हो जाती है, इंक्रीज। बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीजेस, और बॉन्ड पोलैरिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि हमको पता है सिंस क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली होती है बॉन्ड पोलैरिटी की। बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड पोलैरिटी रिलेशन कैसे है, इनवर्सली का। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड की पोलैरिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्सली का रिलेशन है। तो पोलर बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो ये OH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहां से जो H है वो रिलीज होगी किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। H रिलीज हो जाएगी किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। तो ये इनका ऐसे नेचर का एक रीजन बन जाता है। क्या समझ में आया, है ना। क्या बोला कि जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। ये यहां से CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी आएगी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी तो वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो खुद की तरफ खींचेगा, और ऐसा करने से OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और पोलैरिटी इनवर्सली का रिलेशन है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, और H जो है H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। यहां से इनके ऐसे नेचर को हम समझा सकते हैं। ये था एक इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया आई इफेक्ट। अब देखना सेकंड R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये आई इफेक्ट तो हो ही गया है। अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट समझते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, R इफेक्ट। ठीक है, सेकंड फैक्टर रेजोनेंस इफेक्ट, आई इफेक्ट के बाद आई आर इफेक्ट, आई इफेक्ट आर इफेक्ट बनने वाले की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट भी हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आर इफेक्ट। अब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस लिखते हैं इसका RCOOH। ठीक है, अब किस तरह से रेजोनेंस है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर है। अब रेजोनेंस होगा लोन पेयर बॉन्ड में, और ये बॉन्ड पेयर लोन में। ठीक है, इस तरह से ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये C। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा और साथ में इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के यहाँ आ गए तो पहले 2 लोन पेयर तो पहले से थे ही, एक और लोन पेयर बन जाएगा। ठीक है, साथ में नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और H। अब इस पे लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर इस पे एक ही रह जाएगा, आ गया, और चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लगाए तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, इसलिए इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बीच वाले C पर ना तो कोई गेन हुआ है ना कोई लॉस हुआ है, इधर से इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहां से चले भी गए, आए हैं और गए हैं, तो कार्बन को ना कोई लॉस ना कोई गेन। ठीक है, तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और इस तरह से ये इसमें रेजोनेंस चलता रहेगा। ये वापस आ जाएंगे, ये वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड की बन जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे समझ में। ठीक है, इसका हाइब्रिड अगर बना के शो करें हम हाइब्रिड, तो हाइब्रिड ये लो, ये हाइब्रिड बन जाएगा RC, है ना, RCOO और H। ठीक है, अब वही बॉन्ड कभी सिंगल कभी डबल, तो क्या हो जाएगा, डॉटेड पार्शियल बॉन्ड डॉट 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 डॉट, और फिर पार्शियल नेगेटिव, और यहां हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हाइब्रिड हमने बना के दिखा दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो अब इस हाइब्रिड में हम देख के बता सकते हैं कि इसकी जो OH वाली जो ऑक्सीजन है ना, जिसको हम हाइड्रोक्सिलिक ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, ये तो इसका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और जो ये ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन OH वाली, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलिक ऑक्सीजन, इस पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने पॉजिटिव चार्ज को फिर से कंपनसेट करना चाहेगा, न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो इसलिए वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा, और यहां से ये H है, ये H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा।
आ गया समझ में? तो ये O पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और H को H प्लस के फॉर्म में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आर इफेक्ट। तो ड्यू टू आर इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस, कार्बोक्सिल ऑक्सीजन की कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसकी जो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और वो अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और H को रिलीज कर देगा H प्लस के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से भी कार्बोक्सिल एसिड के एसिड नेचर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, ये हो गया सेकंड फैक्टर, रेजोनेंस इफेक्ट। आ गया, अब देखते हैं थर्ड फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड। हम बोलते हैं बनने वाले की स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड Cb है ना, ये एसिड है, एसिड का जो बनने वाला होगा वो कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, और बेस अगर होता है तो कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो एसिड का बेस बनता है, बेस का एसिड बनता है। तो आइए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड Cb। ठीक है, आइए देखें स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड Cb। थर्ड फैक्टर, थर्ड इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ, है ना, थ्री फैक्टर है, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट और बनने वाले की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड Cb यानी कॉन्जुगेटेड बेस, बनने वाले कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी। अब बनने वाला जो कॉन्जुगेटेड बेस है Cb, है ना, Cb, आओ देखो Cb बनाते हैं इसका। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और अब इसका Cb हम बनाएंगे। ठीक है, इसका डिसोसिएशन दिखा रहे हैं, ये डिसोसिएशन, ये यहां से ये H प्लस को रिलीज करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर पहले से ही है, इस पर भी दो लोन पेयर है। ठीक है, एक और आ जाएगा। तो अब ये तो बन गया क्या, RCOO नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गया क्या, कार्बोक्सिलेट आयन, ये हो गया कार्बोक्सिलेट एनायन, ये है कार्बोक्सिलेट, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट एनायन, ये कार्बोक्सिलेट आयन, और ये H प्लस, ये यहां से H प्लस अलग। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट एनायन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब जो कार्बोक्सिलेट एनायन जो है वो कहलाएगा इसका क्या, Cb। क्या कहलाएगा, Cp कॉन्जुगेटेड बेस, क्या कहलाएगा, Cb। और जो ये Cb है कॉन्जुगेटेड बेस है वो मोर स्टेबल है, वो मोर स्टेबल है खुद किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये मोर स्टेबल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लेस स्टेबल है। आ गया, तो ये जो मोर स्टेबल है तो ये फेवर करेगा किसको, रिएक्शन को फॉरवर्ड आने के लिए, कि मोर स्टेबल चीज बन रही है तो मोर स्टेबल चीज तो ज्यादा बनेगी, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन कैसे जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मोर स्टेबल है, ये कार्बोक्सिलेट एनायन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से खुद से मोर स्टेबल है। ठीक है, और हमको पता है कि अगर मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट अगर मोर स्टेबल है, बनने वाली चीज अगर मोर स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी, बैकवर्ड में कम आएगी, यानी फॉरवर्ड में ज्यादा जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि H प्लस के रिमूवल को फैसिलिटेट करेगी, H प्लस के रिमूवल को बढ़ावा देगी, यानी कि इसके एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी। आ गया, क्योंकि हमको पता है, वैसे भी हमको पता है, एक रिलेशन हम लिखते भी हैं कि एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड Cb, बनने वाले कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली होता है ना। तो एसिड स्ट्रेंथ वैसे भी बनने वाले जो Cb है उसके डायरेक्टली होता ही है। आ गया, अब Cb जितना स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कि उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो ये हो जाते हैं थ्री फैक्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या क्या हो गए तीन फैक्टर, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, बनने वाले की स्टेबिलिटी। आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इधर बताते चलता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हुआ था, इंडक्टिव इफेक्ट से CO, जो CO ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ किए, CO का माइनस आई इफेक्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, ऑक्सीजन के बाद डेफिशिएंसी हुई, ऑक्सीजन ने OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया और यहां से H प्लस के फॉर्म में अब इजीली रिमूव हो जाएगा, मतलब कि H जो है वो ऐसी नेचर की हो गई है। आर इफेक्ट से क्या हो गया था, तो ड्यू टू आर इफेक्ट कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन पे
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया था, है ना, मैं हाइब्रिड के फॉर्म में शो करूं, डॉट 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 डॉट, ये लो, तो पार्शियल पॉजिटिव, अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव बन गया था, और अब ये अपने चार्ज को खत्म करने के लिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, और यहां से ये H जो है वो H+ के फॉर्म में रिलीज। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि, और थर्ड फैक्टर देख लिया, बनने वाला Cb भी स्टेबल है, तो वो भी इसको फेवर करेगा, वो भी इसके H+ के रिलीज को फेवर करेगा। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड नेचर को हम तीनों फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट लगा के फिर हम समझा सकते हैं। तो I इफेक्ट, R इफेक्ट और बनने वाले की स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हो जाती है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कॉज ऑफ एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड नेचर को समझ लिया, बट यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये समझनी है कि कार्बोक्सिलिक एनाइन खुद कार्बोक्सिलिक एसिड से मोर स्टेबल क्यों है। हमको समझना है कि कार्बोक्सिलिक जो एनाइन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बनता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एनाइन इज मोर स्टेबल देन क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्यों ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है कंपैरिजन, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन है, दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको बना देते हैं कि व्हाई कार्बोक्सिलेट एनाइन, है ना, व्हाई कार्बोक्सिलेट एनाइन, व्हाई कार्बोक्सिलेट एनाइन, कार्बोक्सिलेट एनाइन, कार्बोक्सिलेट एनाइन इज मोर स्टेबल देन किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। एनाइन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, आइए देखते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे दो स्पीशीज है, और दोनों स्पीशीज के पास क्या है, दो स्पीशीज, और दोनों में क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है। जब भी दो स्पीशीज और दोनों में अगर रेजोनेंस चल रहा होता है तो फिर चार फैक्टर से उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या क्या फैक्टर्स है मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या क्या फैक्टर है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीशीज डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स, जिनमें रेजोनेंस चल रहा है ना, दो स्पीशीज अगर दोनों में रेजोनेंस चल रहा है तो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट फैक्टर, नंबर 1 फैक्टर क्या, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या RS भी हम इनको शॉर्ट में बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नंबर ऑफ RS। सेकंड फैक्टर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए किस पे, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, थर्ड फैक्टर नो चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ फैक्टर क्या, सिमिलरिटी ऑफ RS, सिमिलरिटी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये भी हमको देखना होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी सिमिलर होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, सिमिलरिटी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सिमिलरिटी देखनी होती है, जितना ज्यादा सिमिलर होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हो जाते हैं, ध्यान रखें आप। स्टेबिलिटी जब भी कंपेयर करनी हो, दो स्पीशीज जिनमें दोनों में अगर रेजोनेंस चल रहा है और उनकी स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करनी है तो कितने फैक्टर्स से हम कंपेयर करेंगे, ये 4 फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ RS, सेकंड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, थर्ड नो चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होना चाहिए, और फोर्थ सिमिलरिटीज इन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स जितनी सिमिलर होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इन चारों फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एनाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिलेटिव स्टेबिलिटी को। आइए देखते हैं, वो करते हैं कंपेयर। तो ये चारों फैक्टर तो हुए हैं, आइए अब इनको देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एनाइन दोनों के ही हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स यहां बना लेते हैं। ठीक है, और देखो लो, ठीक है, तो पहले अपन बना लेते कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, ये बनाया RCOOH
और आर सी, है ना, ये हमको पता ही रेजोनेंस अभी हमने देखा भी था। ये लॉन पेयर यहाँ आ जाएंगे बॉन्ड में, और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा लॉन पेयर में, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड ये, और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये तो गए कार्बोक्सिलिक एसिड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये इनका हो जाएगा हाइब्रिड। ये हाइब्रिड हो गया आर सी ओ ओ एच, और ये पार्शियल बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये इसका हाइब्रिड है। अब ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बनी, अब कार्बोक्सिलेट एनाइन का रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट एनाइन, ये रेजोनेंस बनाया कार्बोक्सिलेट एनाइन में, ये कार्बोक्सिलेट एनाइन था। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट एनाइन, और अब इसमें लॉन पेयर बॉन्ड में, बॉन्ड पेयर लॉन में, और ये लो आर सी ओ। ठीक है, अब यहां 3 लॉन पेयर हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे 2। ठीक है, ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एनाइन की, इसकी भी वही 2 स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड। और अब ये लो आर सी, ये हाइब्रिड बनाया, ये बनाया डॉट डॉट डॉट, ये लो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, ये दोनों की रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, मैं आर एच लिख देता हूं थोड़ा शॉर्ट में, आर एच रेजोनेंस हाइब्रिड आर एच, और ये इनके आर एस है, आर एस। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है दोनों को, अब हमको दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वो चारों फैक्टर हमको यूज करने जो अभी हमने देखे थे, वो चारों फैक्टर्स हमको देखने क्या क्या। फर्स्ट नंबर ऑफ आरएस, सबसे पहले देखें नंबर ऑफ आरएस वाला फैक्टर, इसकी कितनी स्ट्रक्चर है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो नंबर ऑफ आरएस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, दोनों की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सेम है, यानी ये वाला फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक फैक्टर यहाँ पे दोनों का सेम हो गया, आगे समझ में। ठीक है स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ आरएस वाला फैक्टर तो दोनों में क्या हो गया, नंबर ऑफ आरएस वाला फैक्टर तो दोनों में कॉमन हो गया। अब हमको देखना है रिमेनिंग जो 3 फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं अपन सेकंड फैक्टर, सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेक करते हैं कि दोनों में से किसकी स्ट्रक्चर्स सिमिलर है। ठीक है, अब हम देखें सिमिलरिटी कैसे देखना रहता है, जो इस स्ट्रक्चर में है वही सब क्या उधर भी है क्या, या जो इधर है वही सब इधर भी है क्या। तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, तो अगर कार्बोक्सिलिक एनाइन की बात करें तो इसमें देखो सब चीजें आप देख सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर में सब चीजें बिल्कुल सिमिलर है। एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है, एक ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है, एक सीओ बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, आरसी बॉन्ड है, आरसी बॉन्ड है, यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलरिटी वाला जो फैक्टर है वो किसके फेवर में गया, सिमिलरिटी वाला फैक्टर कार्बोक्सिलेट एनाइन के फेवर में आ गया। किसके फेवर में आ गया, कार्बोक्सिलेट एनाइन। आ रही बात समझ में, कार्बोक्सिलेट एनाइन जितना स्टेबल होगा, सॉरी सिमिलर, कार्बोक्सिलिक एनाइन की दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड की दोनों स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं है, यानी एक फैक्टर में अब ये लीड ले चुका है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मतलब होता है 2 टाइप्स के चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो जाना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या आप देख के बताएं कि कार्बोक्सिलिक एनाइन में क्या 2 अपोजिट चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इसमें ओनली सिंगल चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ क्या हो गए 2 चार्ज, तो ये हो गया चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, आ गया। तो अब चार्ज सेपरेशन वाला फैक्टर भी किसके फेवर में जा रहा है, चार्ज सेपरेशन वाला फैक्टर भी कार्बोक्सिलेट एनाइन के फेवर में जा रहा है, मतलब कि इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए अब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक 2 फैक्टर हमने देखे जो इसके फेवर में जा चुके हैं, और थर्ड फैक्टर मतलब कि वैसे फोर्थ फैक्टर लास्ट फैक्टर क्या, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां देखें कार्बोक्सिलेट एनाइन में नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहां देखें इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का आना ये भी इसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी इसको डिस्टेबलाइज करता है। तो इस तरह से हमने चारों फैक्टर कंपेयर किया। मैं एक बार फिर से वो चारों फैक्टर बोलता हूं। फर्स्ट नंबर ऑफ आरएस, नंबर ऑफ आरएस की बात करें तो नंबर ऑफ आरएस दोनों की सेम थी, यानी ये वाला फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा।
सेकेंड फैक्टर हमने देखा सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर, तो कार्बोक्सिलेट एनायन की दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, कार्बोक्सिलेट एनायन की दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर्स में सिमिलरिटी नहीं है, यानी सिमिलरिटी वाला फैक्टर कार्बोक्सिलेट एनायन के फेवर में लगे। थर्ड फैक्टर चार्ज सेपरेशन, कार्बोक्सिलेट एसिड में चार्ज सेपरेशन होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट एनायन में चार्ज सेपरेशन भी नहीं है, और चार्ज सेपरेशन डिस्टेबलाइजिंग फिनोमेना है, तो ये भी इसको कार्बोक्सिलेट एसिड को लेस स्टेबल बनाएगा और इससे कार्बोक्सिलिक एनायन मोर स्टेबल होगा। और फोर्थ फैक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज का आना, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर ऑफ आरएस वाले फैक्टर को छोड़कर, क्योंकि वो फैक्टर दोनों में सेम ही हो गया था, बाकी जो रिमेनिंग जो 3 फैक्टर्स हैं वो तीनों फैक्टर कार्बोक्सिलेट एनायन के फेवर में चले गए, यानी कार्बोक्सिलेट एनायन को बना रहे मोर स्टेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों फैक्टर के चलते कार्बोक्सिलेट एनायन क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन मोर स्टेबल हो जाएगा खुद कार्बोक्सिलिक एसिड से, और अगर ये मोर स्टेबल होगा तो इसके एसिड स्ट्रेंथ को फेवर करेगा, फैसिलिटेट करेगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एनायन एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। आ गया समझ में, मतलब कार्बोक्सिलिक एनायन की मोर स्टेबिलिटी इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को फेवर कर रही है। आ गया, ये था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसे नेचर को देख लिया, कार्बोक्सिलिक एनायन की मोर स्टेबिलिटी को देख लिया। अब हम देखते हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड स्ट्रेंथ पर, सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आ रहा है क्या, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिड स्ट्रेंथ या एसिडिटी या एसिडिक पावर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ पर सब्स्टिट्यूएंट्स की नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। आओ देखें, अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन नेचर सब्स्टिट्यूएंट से मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। ठीक है, तो आओ देखें, है ना, समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लिया है, कोई जो हमारा ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर यहाँ ये COOH, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, COOH। ठीक है, तो COOH, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है। ठीक है, और अब इसका हम बना लेते हैं साथ में CB कॉन्जुगेट बेस, तो ये यहां से OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां, ठीक है, और बन जाएगा क्या EDG और COO, ये नेगेटिव। ठीक है, और H प्लस अलग हो ही जाएगा, इस H प्लस को थोड़ा याद रखते हैं, ये लो -H प्लस। ठीक है, ये इसका बना दिया हमने CB, ये CB बना दिया, और ये ऐसे रही, तो ये तो हमने लिया A। ठीक है, जिसमें हमने क्या लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक हम केस लेते हैं जिसमें हम कोई भी ग्रुप नहीं लगा रहे, H रख रहे हैं, H जिसका कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, कोई ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कोई इफेक्ट नहीं है, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये इस तरह से, और ये H प्लस माइनस कर दिया H प्लस, और HCOO नेगेटिव। ठीक है, ये इसका CB बनाए, और थर्ड हम ले लेते हैं कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया। ठीक है, और COOH, और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, और फिर इसका CB,
माइनस एच प्लस वही है ये ई डब्ल्यू जी सी ओ ओ नेगेटिव, ठीक है। ये इनके सीवी बना दिए। तो ये हमने तीन केस लिए, एक में हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, एक में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, एक में हमने ओनली एच रख लिया जिसका कोई इफेक्ट, कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, पहले इस साइड से कंपेयर करेंगे, फिर बनने वाले की स्टेबिलिटी से कंपेयर करेंगे। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कीटो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, इसे जो सीओ ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, बट इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वो इसको यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, ये इसको यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, तो ये कीटो ग्रुप अब इधर से कम पुल करेगा, ये यहां से कम विड्रॉ करेगा, कि इसका कुछ ना कुछ कंपनसेशन यहां से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका कुछ ना कुछ कंपनसेशन कर देगा, तो ये यहां से कम पुल करेगा, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी क्या आएगी, कम आएगी, ऑक्सीजन भी यहां से कम पुल करेगा, तो ये बॉन्ड बहुत ही धीरे से ब्रेक होगा, बहुत ही मुश्किल से ब्रेक होगा, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। आ गया, यानी एच इजीली रिलीज नहीं होगी। आ रही बात समझ में? एक बार फिर समझे, इलेक्ट्रॉन कीटो ग्रुप का सीओ ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, वो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, तो अब ये ग्रुप उस साइड से इतना पुल नहीं करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को ये उतना पुल नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन पे भी डेफिशिएंसी कम आएगी, तो ऑक्सीजन भी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कम पुल करेगा, कम पुल करेगा, तो H भी क्या कम ही रिलीज होगी, यानी ऐसे स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। एक बात तो ये होगी ये वाली, ठीक है। अब हो इधर, ठीक है, इधर देखें, तो इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट यहां आएगा, इसका नेगेटिव चार्ज इंटेंस हो जाएगा। इसको हम हाइब्रिड के फॉर्म में समझें तो और अच्छा समझ में आएगा। मैं इसका हाइब्रिड बना के दिखाता हूं। अगर इसका हम हाइब्रिड बनाए तो कुछ इस तरह से इसका हाइब्रिड बनेगा, EDG CO और O, ये लो, ये नेगेटिव चार्ज को हम बीच में शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इन दोनों ऑक्सीजन पे मूव कर रहा है, इन दोनों ऑक्सीजन पे मूव कर रहा है, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन थ्रू द कार्बन, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन को, इस नेगेटिव चार्ज को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। आ गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये यहां से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, इंटेंस कर देगा, नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, इंटेंस कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो नेगेटिव चार्ज इंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंटेंस होगा, तो हमको पता है चार्ज स्टेबिलिटी इनवर्स है, चार्ज अगर इंटेंस हो गया, चार्ज अगर इंटेंस हो जाएगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में। अब आओ यहां देखते हैं, एच का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, इसमें जो नॉर्मल चल रहा होगा वही चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, सीओ का माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, उसने भी यहां से क्या कर दिया, खींचने शुरू कर दिए, सीओ पहले से खींच रहा था, ठीक है, सीओ पहले से खींच रहा था, उसके पीछे एक जो ग्रुप लगा है वो भी कैसे है, विड्रॉइंग, तो वो भी खींचेगा, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ज्यादा बन जाएगा, ऐड होकर आएगा, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अब ये क्या करेगा, इन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल करेगा, स्ट्रांगली पुल करेगा, तो ये बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा और H उतना ही इजीली यहां से रिलीज कर देगा। आ गया, समझ पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में केस में क्या हो गया था, इसको इधर से मिलने लग गए थे, तो उसने उधर से कम खींचे तो H कम गई, यहाँ इसने भी खींचे तो इधर आगे इसका इफेक्ट आगे तक गया, तो ऑक्सीजन ने भी क्या की, ज्यादा खींचे, तो H यहाँ पे इजीली चलेगी। आ गया। इसका भी सीबी देखते हैं, इसके सीबी को भी हम देखें, तो देखो इसका अगर हाइब्रिड बना के मैं आपको दिखाऊं, ये लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये लगाए, और ये इसका हाइब्रिड हमने बनाया, ये डॉट 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 डॉट, और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डिमिनिश करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, डिमिनिश कर देगा, और नेगेटिव चार्ज जितना डिमिनिश हो जाएगा, चार्ज जितना डिमिनिश हो जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज अगर डिमिनिश तो स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो अब अगर तीनों को फिर से कंपेयर करें, तीनों को फिर से कंपेयर करें तो क्या क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के H का निकलना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, H का निकलना मुश्किल कर दिया, तो इसको बनाया वीक एसिड। तो यहां से भी देखे तो ये कैसा है, वीकर एसिड है, वीकर एसिड। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या किया, यहां से पुल किया तो इन्होंने इसका इफेक्ट आगे तक गया, तो H का निकलना, H का रिलीज होना इजी कर दिया, तो इसने एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड। ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर एसिड। ये तो इन ग्रुप का इफेक्ट ही यहां देखा। इन्हीं ग्रुप्स ने सीबी की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ने इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई कर करके नेगेटिव चार्ज को इंटेंस किया और सीबी की स्टेबिलिटी को कम कर दिया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर करके नेगेटिव चार्ज को डिमिनिश किया, सीबी की स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया, ठीक है। और जिसका सीबी फिर जितना स्टेबल उसका एसिड उतना स्ट्रॉन्गर, तो इसका सीबी मोस्ट स्टेबल है। अगर तीनों के सीबी कंपेयर करें तो तीनों के सीबी में जो रिलेशन आएगा, ये सीबी लीस्ट स्टेबल कैसा है, इसका सीबी कैसा है, लीस्ट स्टेबल सीबी, लीस्ट स्टेबल सीबी है, ठीक है। ये लीस्ट स्टेबल है, ये तो मॉडरेटली स्टेबल हो जाएगा, और ये मोस्ट स्टेबल सीबी, ये कैसा है, मोस्ट स्टेबल सीबी। और फिर जिसका सीबी जितना स्टेबल उसका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर। आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं समझ में आ गया? डोनेटिंग ग्रुप इधर से देने लग जाएगा तो उधर से कम खींचेगा, तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज। साथ में डोनेटिंग ग्रुप से सीबी का चार्ज इंटेंस हो जाता है, तो फिर वो क्या होता है, लेस स्टेबल, और सीबी जितना कम स्टेबल होगा एसिड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। विड्रॉइंग ने क्या किया, विड्रॉइंग में विड्रॉ कर करके एच का निकलना आसान कर दिया, और साथ में सीबी के चार्ज को डिमिनिश करके उसको बनाया मोर स्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से ईडीजी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो ये हो जाता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हमको इस पे लेने क्या, कुछ एग्जांपल्स। इस चीज पे हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कंपेयर करते हैं उनकी एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का हमने देख लिया। अब देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स। आइए देखो एग्जांपल देखें। फर्स्ट एग्जांपल बोला गया क्या कि फॉर्मिक एसिड, या यूं बोलते हैं एसिड एसिड, द पीके है ना, के और पीके, मैं आपको बता दूं के है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोलते हैं के, और उसी के माइनस लॉग ऑफ के क्या कहलाता है, पीके। द पीके ऑफ एसिटिक एसिड, the pK of acetic acid is greater than that of किससे, greater than that of formic acid। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसको अपन को एक्सप्लेन करना है। फॉर्मिक एसिड कि एसिडिक एसिड का जो पीके है वो फॉर्मिक एसिड से ग्रेटर है, ठीक है। अब पीके अगर ग्रेटर है ना, तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का के ज्यादा होता है और पीके कम होता है, ठीक है। हमको पता है कि एसिड स्ट्रेंथ जो है वो के से, देखो इस तरह से रिलेशन है, एसिड स्ट्रेंथ का और के पीके का क्या रिलेशन है, के के तो डायरेक्टली है और पीके के इनवर्सली। तो जिस एसिड का पीके ग्रेटर है, जिस एसिड का पीके ग्रेटर है, इट मींस कि वो एसिड क्या है, वो एसिड वीकर एसिड है, ठीक है। वो एसिड कैसा होगा, वीकर एसिड होगा, ठीक। तो ये रिलेशन ध्यान रखें, एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली के अगर ज्यादा होता है तो एसिड स्ट्रांग होता है, के अगर कम होता है एसिड वीक होगा। पीके में उल्टा हो जाएगा, जिस एसिड का पीके ज्यादा है इसका मतलब वो एसिड वीक है। अब यहां हमको बोला गया कि पीके ऑफ एसिड एसिड इज ग्रेटर देन, यानी पीके एसिड एसिड का ज्यादा है फॉर्मिक एसिड से, तो फिर एसिड एसिड यहाँ पे कैसा एसिड है, एसिड एसिड यहाँ पे फॉर्मिक एसिड से वीकर एसिड है। ये हमको एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे देखो, आ जाओ, बहुत ही आसान है। CH3COOH, ये तो हो गया एसिटिक एसिड, ये तो क्या है एसिडिक एसिड, और ये क्या लिया हमने फॉर्मिक एसिड, ये लो, ये फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब हमको पता है
कि COH ग्रुप के साथ यहाँ है H जिसका कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं है, ठीक है, और CH3 का यहाँ पे प्लस I इफेक्ट है, ADG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बन गया। और अभी अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो ग्रुप है वो ऐसे स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये डिक्रीज कर देगा, ये प्लस का इफेक्ट है इसलिए ये वीकर एसिड होगा। अभी हमने समझ लिया है, ठीक है, तो डोनेटिंग ग्रुप है, एडीजी ग्रुप है, एडीजी ग्रुप ऐसे स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इसलिए डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाता है वीकर एसिड। एसिडिक एसिड जो है वीकर एसिड है किससे, फॉर्मिक एसिड से, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इसलिए पीके क्या इसका कम है। आ गया, तो एक तो ये बनाया हमने, इसी तरह से कई ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, ये लो एक दो ऑर्डर और बनाते हैं हम लोग, ये लो। अगर मान लीजिए एल्काइल ग्रुप की बात चल रही है तो एल्काइल ग्रुप जैसे इसमें एसिडिक एसिड में ये लिया CH3COH, फिर हमने लिया एल्काइल ग्रुप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इथाइल वाला ले लिया, ठीक है, इन्हें एल्काइल ग्रुप की साइज, अब देखो एल्काइल ग्रुप की साइज अगर इंक्रीज होती जाएगी, ये लिया हमने CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है, ये लो और लिया हमने CH3, हाँ नीचे लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2 और COH, ठीक है। अब देखो है तो सारे ही एल्काइल ग्रुप, है तो सारे ही एल्काइल ग्रुप यानी सबका प्लस आई इफेक्ट है, बट हमको पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो है एल्काइल ग्रुप की साइज के साथ इंक्रीज होता रहता है, तो अगर हम लिखेंगे इसका प्लस आई इफेक्ट है तो हम लिख सकते हैं इसका प्लस प्लस आई इफेक्ट, इसके केस में हम लिख सकते हैं क्या, प्लस 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 आई इफेक्ट, इसी केस में है ना, इसे हम बना दिया एक सी और इंक्रीज करते हैं CH2COOH, ठीक है, तो इसका तो फिर क्या और भी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, प्लस 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 आई इफेक्ट, है ना, ये इसलिए लगा रहे हैं प्लस कि प्लस से हम इनके आई इफेक्ट की पावर को एक्सप्लेन करते हैं, तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी, तो फिर वैसे वैसे ऐसी स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाएगी, तो ऐसी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, डिक्रीजिंग। आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का देखा अपन ने, इसी तरह से हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का भी लेके देख सकते हैं। आओ देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपेयर करते हैं, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में मान लीजिए हम ले लेते हैं हैलोजन, ठीक है, हैलोजन ले लिए हमने, ये लिए थर्ड, ये एक लिया ICH2COH, आ गया ICH2COH यानी कि आयोडो एसिडिक एसिड, एक लिया हमने ब्रोमो एसिडिक एसिड, आयोडो एसिडिक एसिड, ब्रोमो एसिडिक एसिड, ठीक है, फिर लिया हमने क्लोरो एसिडिक एसिड CH2COH और लिया साथ में फ्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है, FCH2COH। अब इनकी ऐसी स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है तो हमको पता है कि हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट है, अब माइनस आई इफेक्ट में इनकी पावर का ऑर्डर जो है वो हमको पता है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है, ये इनके माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बट ब्रोमीन उससे ज्यादा विड्रॉ करेगा, क्लोरीन और ज्यादा विड्रॉ करेगा और फ्लोरीन फिर सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, और जितने ज्यादा विड्रॉ करेंगे ऐसे स्ट्रेंथ उतनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो ऑर्डर क्या आएगा, इंक्रीजिंग। आ गया, ये था, ये माइनस आई इफेक्ट में देखा हमने पावर का, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पावर फैक्टर काम कर रहा है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, पावर फैक्टर। अगर फैक्टर की भी बात करें तो बोल सकते हैं कि पावर फैक्टर, ठीक है, यहां भी बात करें तो ये भी पावर फैक्टर का था, यहां भी क्या कर रही है, पावर फैक्टर, ठीक है, ये पावर फैक्टर है। आओ देखो अब इनमें नंबर फैक्टर लगाते हैं, फिर डिस्टेंस फैक्टर लगाएंगे, फिर कंबाइन लगाएंगे, ठीक है, आओ देखो ये तो पावर फैक्टर हो गया। अब अगर नंबर फैक्टर की बात करें तो लो नंबर फैक्टर पहले माइनस आई वालों में देख लेते हैं, ये लो अगर मैंने लिया क्या ClCH2COH क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर मैंने 2 क्लोरो कर ली डाई क्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है, फिर 3 क्लोरो कर लिए ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड, और फिर अब इनकी एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, ये लो अब अगर इनके एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो एक Cl का माइनस आई इफेक्ट है, अब दो Cl का माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 Cl का माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा,
तो माइनस आई इफेक्ट की पावर बढ़ती जा रही है नंबर के बढ़ने से, ठीक है। और जितना ज्यादा ये विड्रॉ करेंगे उतने ही एसिड क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, नंबर फैक्टर। नंबर ऑफ ग्रुप्स आपने इंक्रीज कर दिए, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज कर रहे हो उनका इफेक्ट ऐड होता जाता है। तो पहले 1 क्लोरीन, फिर 2 क्लोरीन का ऐड हो गया, फिर 3 क्लोरीन का ऐड हो गया। तो जितना ज्यादा ऐड ग्रुप ऐड करेंगे, जितना ज्यादा नंबर बढ़ाएंगे, इफेक्ट क्या है, ऐड होके लगेगा। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ट्राइक्लोरोएसिड एसिड हो जाएगा। आगे बात समझ में। सेम चीज आप चाहो तो प्लस आई इफेक्ट में भी बना के कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्लस आई इफेक्ट का भी एक ऑर्डर बता देता हूँ। ये लो, ये रहा CH3 CH2 COOH, ठीक है। अब यहां 2 CH3 कर देंगे, 2 CH3 और CH और COOH, फिर 3 CH3 कर देंगे, CH3 C CH3 CH3 COOH, ठीक है। तो अब ये प्लस आई इफेक्ट वाले, ठीक है। यहां इसका प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ये इथाइल था। और वैसे ही अब यहां देखें तो ग्रुप, तो वैसे ग्रुप की साइज भी बढ़ चुकी है, ग्रुप की क्या हो गई है, साइज भी बढ़ गई है। ये 2 कार्बन का ही था, अब ये 3 कार्बन का हो गया। वैसे भी आई इफेक्ट इसका इंक्रीज हो ही गया। और यहाँ देखो अब इसका आई इफेक्ट और भी इंक्रीज हो गया। हमको पता है कि एल्काइल ग्रुप में तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है, चाहे वो लीनियर चेन में साइज इंक्रीज हो या ब्रांच के फॉर्म में इंक्रीज हो, है ना। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप में कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, उनका प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका है ना। मैं चाहूं तो मैं अपने इसको थ्री प्लस आई इफेक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको 2 प्लस के फॉर्म में लिख रहा हूं, और उसको 1 प्लस के फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। अब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता जाएगा, एसिड स्ट्रेंथ उतनी डिक्रीज होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। तो फिर एसिड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। आ गया, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, आ गया, ठीक है। तो ये भी कौन सा फैक्टर है, ये भी नंबर वाला ही फैक्टर है। नंबर ऑफ ग्रुप्स हमने इंक्रीज किए, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्रुप इंक्रीज किए वैसे वैसे इफेक्ट ऐड होने लगा, और उसी अकॉर्डिंग फिर एसिड स्ट्रेंथ आने लगी, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल अभी, ठीक है। तो हमने नंबर फैक्टर पावर फैक्टर देख लिया। अब डिस्टेंस फैक्टर भी इसमें देखते हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस फैक्टर देखें, डिस्टेंस फैक्टर में देखें तो ये लो, मान लीजिए इस तरह से कर रहे हैं, यहां एक प्लस है इफेक्ट वाला ग्रुप है, और ये कार्बन चेन है COH, ठीक है। और थोड़ा सा CH2 COOH। अब ये ब्रांच अभी यहां है, इसको पास में शिफ्ट करेंगे, ये लो CH3 CH2, ये लो उसको एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया हमने, CH3 और CH2 और COH, ठीक है। थर्ड में क्या किया हमने, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, CH3 CH2 CH और COH, और ये CH3, ये CH2 CH और COOH, ठीक है, इस तरह से। तो हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ बाकी देखो, बाकी चेन की लेंथ तो तीनों में सेम ही है, तो लीनियर चेन में जो इफेक्ट है वो तो तीनों में कॉमन आ गया, लीनियर चेन का जो इफेक्ट है वो तो कॉमन आ गया। अब ये ब्रांच कंसिडर करके देखना है, ठीक है, ये कंपेयर करना है। अब इसका प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट यहां से पहुंचेगा यहां तक, तो 4th कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा, है ना। यहां थोड़ा इंपैक्ट बनने लगेगा, है ना, और यहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट बनेगा, आ गया। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहां लगेगा, यहां लगेगा। और जितना प्लस आई इफेक्ट पास से लगेगा, यानी जितना प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऑर्डर बनाए, मैं इनको नंबर डाल दूं, ये 1 ये 2 और ये 3, तो फिर ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर इनका डिक्रीजिंग हो जाएगा, एसिडिटी या एसिडिक पावर का ऑर्डर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये चीज हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी प्लस आई इफेक्ट में देखा। ये चीज चाहे तो माइनस आई के साथ भी कर सकते हैं, ये लो माइनस आई में, ये किया हमने माइनस आई में, यहां लगाया हमने फ्लोरीन को, ये फ्लोरीन, ये CH2 CH2 COOH, ठीक है। अब फ्लोरीन को शिफ्ट करेंगे बारी बारी से, इसको ले आए हम सेकंड कार्बन पर, ठीक है, ये हमने लिया सेकंड कार्बन पर CH2
COH, और फिर और एक और प्लेस शिफ्ट कर देंगे तो CH3, CH2, CH, ये F और ये COH। ठीक है, अब हमको पता है कि F का माइनस आई इफेक्ट है, तो ये यहां से माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, बट इसका इम्पैक्ट COH तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमको पता है कि माइनस आई इफेक्ट अप टू 3 कार्बन तक ही एग्जिस्ट करता है, 4th कार्बन तक माइनस आई इफेक्ट लगता ही नहीं। ठीक है, अब ये यहां से तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका यहाँ आएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, जिसमें फ्लोरीन सबसे नियर है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर थे कौन से, डिस्टेंस फैक्टर। ये जो दोनों केस हमने लिए, दोनों केस किस पर बेस्ड है, डिस्टेंस फैक्टर पर बेस्ड है। कौन सा फैक्टर, डिस्टेंस फैक्टर। ग्रुप की डिस्टेंस चेंज की जा रही है, क्या चेंज की जा रही है, ग्रुप की डिस्टेंस चेंज की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे पावर, नंबर और डिस्टेंस से एसिस्टेंट अफेक्ट होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पर। ठीक है, एग्जांपल्स अभी और डिस्कस करते हैं इसमें। अब कुछ एरोमेटिक को भी कंपेयर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्कोहल से भी कंपेयर करेंगे, फिनोल से भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट सेगमेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख रहे हैं एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड नेचर में हमने उनको उनकी कॉज ऑफ एसिडिटी यानी कि एसिड नेचर क्यों होते हैं और उनके इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करेंगे अल्कोहल से, यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर फिनोल के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंपेयर करते हैं हम किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिस्टेंट को अल्कोहल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर, वेरी मच स्ट्रॉन्गर एसिड है देन किससे, अल्कोहल से। अब इसका रीजन हमको समझाना है, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है अल्कोहल से, तो रीजन समझाना है। वही 3 फैक्टर हम काम में लेने वाले हैं। देखो, फर्स्ट फैक्टर आई इफेक्ट, क्या देखेंगे, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में CO ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, जो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पुल करेगा, तो ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी आएगी, ऑक्सीजन भी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो H यहां से इजीली रिलीज हो जाएगी। ऑन द अदर एंड अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो यहाँ R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, जो यहां से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, तो ये ऑक्सीजन अब OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कम विड्रॉ करेगा, कम पुल करेगा, और अब ये H उतना इजीली रिलीज नहीं होने वाली है। तो क्या आई इफेक्ट समझ में आ गया। कीटो ग्रुप में यहाँ पे जो COH है उसमें CO ग्रुप का, जिसको हम कीटो ग्रुप बोल सकते हैं, तो कीटो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, वो विड्रॉ करेगा, हमको पता ही है। विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं वो ऐसे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। यहाँ अल्कोहल में R ग्रुप लग रहा है, जो EDG ग्रुप है, R ग्रुप यहाँ भी लग रहा है लगने में, बट R से पहले बीच में CO ग्रुप आ गया, तो R का इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ R ग्रुप डायरेक्ट लग रहा है, तो R का प्लस आई इफेक्ट है, पुश करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो ऑक्सीजन उधर से कम विड्रॉ करेगा, तो ऐसे स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये होता है एक फैक्टर आई इफेक्ट। सेकंड है R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट की हम बात करें, रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में और कार्बोक्सिलिक एनाइन दोनों में रेजोनेंस है। और देखो कैसे, हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रेजोनेंस है, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, मैं हाइब्रिड फॉर्म बना रहा हूं, है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हाइब्रिड फॉर्म में बना रहा हूं। ये देखो, ये हाइब्रिड फॉर्म बनाई, यहां इस ऑक्सीजन पे OH वाले ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या नेगेटिव है, ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड में इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये क्या करेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही स्ट्रांगली पुल करेगा, विड्रॉ करेगा, उठा लेगा, और H को H प्लस के फॉर्म में यहां से इजीली रिलीज कर देगा, H को H प्लस के फॉर्म में इजीली रिलीज कर देगा। जबकि अल्कोहल में इस तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन पे कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन पे कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीजन यहां से उतना पुल नहीं करेगा, और फिर H यहाँ पे उतना इजीली रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड आ गया। फिर देखते हैं बनने वाले की स्टेबिलिटी, दोनों के जो बनने वाले जो है उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो R इफेक्ट देखा, तो R इफेक्ट में हमने देख लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गया, रेजोनेंस की वजह से
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा रेजोनेंस अल्कोहल में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड फैक्टर देखें, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड सीबी, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड सीबी, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड सीबी, बनने वाले सीबी की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड सीबी, ठीक है। तो बनने वाले स्टेबिलिटी, बनने वाले जो सीबी है उसके, दोनों का अगर सीबी बना के देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सीबी देखो, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये हमने बनाया उसका सीबी। H प्लस के रिमूवल से हमको पता है सीबी बनते हैं, ठीक है। तो यहां से ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये उठ के यहां आ जाएंगे, ठीक है, और ये बन जाएगा इसका सीबी RCO और O नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से अल्कोहल का सीबी देखें ROH, ठीक है, और ये यहां आ जाएंगे, और ये इस तरह से H प्लस के रिमूवल से ये बना एल्कोक्साइड, ठीक है। अब दोनों के सीबी देख लिए, अब दोनों के सीबी में से किसका सीबी मोर स्टेबल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सीबी, कार्बोक्सिलिक एसिड का सीबी जो है वो है क्या, मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों है, रेजोनेंस हो रहा है, इसके सीबी में क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है, और रेजोनेंस से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ठीक है। एल्कोक्साइड, जो एल्कोहल का सीबी जिसको कि हम एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है तो ना तो इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होने वाला है, बल्कि क्या हो जाएगा, इसके प्लस इफेक्ट से, आर ग्रुप के प्लस इफेक्ट से ये इंटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटेंस, और रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा, कहां भेज देगा, बैकवर्ड भेज देगा, यानी H प्लस के रिमूवल को और भी मुश्किल कर देगा, डिफिकल्ट कर देगा। तो इसका सीबी क्या है, अनस्टेबल है, क्या बोलेंगे, बल्कि लेस स्टेबल की, और लेस स्टेबल भी नहीं बल्कि क्या बोला जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। तो एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल है, ये एल्कोक्साइड अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ना तो इसमें रेजोनेंस है, और उल्टा क्या हो रहा है, आर ग्रुप का जो प्लस इफेक्ट है वो इसके नेगेटिव चार्ज को इंटेंस कर रहा है और इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सीबी है, कार्बोक्सिलिक आयन, उसमें क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस की वजह से उसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, इसलिए इसका सीबी मोर स्टेबल है और इसका सीबी अनस्टेबल या लेस स्टेबल बोल सकते हो। और ये हमको पता ही है कि जिसका सीबी जितना स्टेबल वो एसिड उतना स्ट्रॉन्गर, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक या स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन अल्कोहल। आया समझ में। तो तीन फैक्टर में देखे, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, बनने वाले की स्टेबिलिटी। देखो मैं जल्दी से तीनों फैक्टर को बोल देता हूँ। इसमें सीओ ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट था, ये खींचेगा, ऑक्सीजन भी कमी आएगी, ऑक्सीजन उधर से खींचेगा, एच जल्दी रिलीज हो जाएगी। यहाँ आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, ये देगा तो ऑक्सीजन उधर से कम लेगा तो एच मुश्किल से जाएगा, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा वीकर एसिड। सेकंड फैक्टर देखो आर इफेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस चल रहा है और ड्यू टू रेजोनेंस इसके ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, विड्रॉ करेगा और H को H+ के फॉर्म में रिलीज कर देगा। अल्कोहल में ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है तो इसके ऑक्सीजन में किसी तरह कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है तो ये उतना पुल नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर वीकर एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म सीबी वाला फैक्टर देखें तो दोनों के सीबी हमने कंपेयर किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सीबी मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, एल्कोक्साइड में ना तो कोई रेजोनेंस है और साथ में आर का क्या है प्लस है इफेक्ट और है, तो ये सब मिलकर इसको अनस्टेबल करते हैं और इसकी एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, ठीक है।